अनीका शर्मा ने तिरछी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा, पर भाई साहब तो अपनी ही स्वैग वाली दुनिया में मगन थे। अर्जुन ने ऐसा चेहरा बना रखा था जैसे उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो और वो बस अपने फोन की स्क्रीन में घुसा हुआ था। उसके होठों पर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान खेल रही थी। अर्जुन मनी मन लड्डू फोड़ रहा था, क्योंकि ये दोनों औरतें, अनीका और उसकी मम्मी, एक ऐसी पोती के सपने बुन रही थीं जो बिल्कुल उनकी परछाई हो। पर अर्जुन को अपनी क्वालिटी पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर वो लड़की हुई तो बिल्कुल अपने डैड यानी अर्जुन ओबराय की तरह धाकड़ निकलेगी। हाँ मम्मी, मैंने आज ही कंफर्म किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा दिल कहता है कि इस बार घर में नन्ही परी ही आएगी। अनीका ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी होने वाली सासू माँ को खुशखबरी सुनाई। वो अनीका बेटा, सच में? श्रीमती करुणा ओबराय की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने झट से अनीका के हाथ थाम लिया और उनकी आंखों में चमक आ गई। अर्जुन फोन चलाते चलाते कनखियों से सब ताड़ रहा था। दोनों औरतें ऐसे चहक रही थीं जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, और अनीका को तो किसी बॉलीवुड स्टार जैसा लाड़ प्यार मिल रहा था। कर्णा जी इस बात से बेहद खुश थीं कि शादी इसी वीकेंड होने वाली है। उन्होंने कहा कि भाई, टाइमिंग तो एकदम डेडली है कि उनकी पोती शादी के फेरों से पहले ही अनीका की कोख में आ गई। उन्होंने अनीका को कड़क हिदायत दी कि अब से वो जरा भी टेंशन नहीं लेगी और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसे थकान हो। अरे बेटा, ये घर के नौकर चाकर क्या सिर्फ 100 पीस हैं? सब काम वही करेंगे, तू बस महारानी की तरह आराम करेगी। उन्होंने आगे की पूरी प्लानिंग खोल दी। अनीका की वेडिंग ड्रेस एकदम टॉप क्लास तैयार थी। तय ये हुआ कि अनीका पहले तैयार होकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगी ताकि शादी कानूनी तौर पर पक्की हो जाए, और फिर ड्रेस बदलकर एक छोटी सी पर जानदार रिसेप्शन डिनर पार्टी होगी। अनीका और कर्णा जी मिलकर एक एक चीज का नक्शा खींचने लगी। अनीका ने बताया कि उसे मंडप तक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई डॉक्टर लैंडले लेकर आएगा। कर्णा ओबराय को यह सुनकर तगड़ा करंट लगा। सगा भाई? मुझे तो लगा था कि तू इस दुनिया में अकेली है और वो नागिन सौतेली माँ मोहिनी और उसकी बेटी रिया के अलावा तेरा कोई अपना खून नहीं है। अनीका ने फिर उन्हें अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे कुदरत ने उसे उसके जुड़वा भाई लैंडे से मिलवाया। यह सुनकर कर्णा जी दंग रह गईं। कसम से आजकल के लोगों का दिल पत्थर का हो गया है, किसी को अपनों की तकलीफ नहीं दिखती। खैर, उन्होंने अनीका को फिर से गले लगाया और कहा कि वो वाकई खुशकिस्मत है जो ओबराय खानदान की बहू बनने जा रही है। जब वे दोनों वहां से निकलने लगे तो कर्णा जी ने फिर टोकते हुए कहा, अनीका, अपना और मेरी पोती का पूरा ख्याल रखना। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, जूलिया का क्या हाल है? उन्हें अपने छोटे लाडले की याद सता रही थी। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान और लोगों से मिलना जुलना तो अनीका के आने के बाद ही शुरू हुआ था। मम्मी, जूलिया एकदम फिट है। आपको अपने लाडले की याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है ना? अर्जुन ने बाहर निकलते हुए अपने पापा के स्टडी रूम की तरफ देखते हुए पूछा। करुणा जी मुस्कुराई और बोली, तेरे पापा बाहर गए हैं, शायद तेरे चाचा प्रकाश के यहाँ रुकेंगे। अर्जुन ने कहा कि डैड को मेरा सलाम कहना। करुणा जी ने प्यार से कहा, शुक्रिया अर्जुन। अर्जुन ने कंधे उचकाए। अरे मम्मी, अब ये शुक्रिया किस बात का? मेरी आने वाली पोती के लिए। आखिरकार ये तेरे हार्ड वर्क का ही तो नतीजा है। करुणा जी ने मजाक में चुटकी ली और अर्जुन बस मुस्कुराकर रह गया। उस शाम अर्जुन और अनीका ने फाइनल कर लिया कि लैंडे ही अनीका का हाथ पकड़कर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। लब और खुश के लिए भी अर्जुन के सूट जैसे मैचिंग छोटे सूट तैयार किए गए थे। अर्जुन का सूट देश की सबसे बड़ी कंपनी ने खास तौर पर डिजाइन किया था, जो उस शाम ओबराय विला पहुंच गया। अब बस 2 दिन की दूरी थी और अनीका हमेशा के लिए अर्जुन की होने वाली थी। उधर लैंडे अस्पताल पहुंचा और स्टाफ को साफ कह दिया कि कल सुबह तक आंटी का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। वो आज रात घर जा रहा था और उसने अपने एक भरोसेमंद बंदे को आंटी के पास तैनात कर दिया था। वो गाड़ी दौड़ाकर रूपा के घर पहुंचा। काफी टाइम से उसने रूपा की मम्मी से मुलाकात नहीं की थी। लैंडे को देखते ही उनके चेहरे पर रौनक आ गई। उन्होंने बताया कि अब वो काफ़ी चंगी महसूस कर रही हैं। लैंडे ने कहा, आंटी, अगर जरा भी घबराहट हो तो भाई समझकर फ़ोन कर देना। हर्ष भी घर पर ही था और लैंडे को जीजू की तरह देखते ही खिलखिला उठा। लैंडे ने रूपा की माँ को एक और बड़ा धमाका सुनाया कि अनीका की शादी के 2 महीने बाद वो और रूपा भी शादी के बंधन में बन जाएंगे। रूपा की माँ ने लैंडो को ढेरों दुआएं दी।
जब लैंडे निकलने लगा तो रूपा ने भी साथ चलने की जिद की। लगता है मुझे तुम्हारी बहन को फिर से किडनैप करना पड़ेगा। लैंडे ने हर्ष से मजाक किया। हर्ष हंसकर बोला, अरे भाई इसे ले जाओ और कभी वापस मत भेजना, यह मुझे बहुत पकाती है। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। वहां से निकलते वक्त लैंडे जूलिया से मिलने रुका। उसने देखा कि जूलिया का चेहरा सूजा हुआ था और चोट के निशान चीख चीख कर दोपहर की कहानी सुना रहे थे। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? लैंडे ने दंग होकर पूछा। जूलिया ने उसे पूरी फिल्म सुनाई कि कैसे रीता के नए आशिक डेविस के साथ उसकी भिड़ंत हुई और कैसे रीता ने खुद उसके हाथ पकड़ लिए ताकि डेविस उसे मजे से कूट सके। लैंडे को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे रीता से ऐसी घटिया उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो अपने एक्स पति को पिटवाने में किसी और का साथ देगी। जूलिया अभी भी पुराने जख्मों से लड़ रहा था और रीता इतनी जल्दी किसी और के साथ सेट हो गई, यह बात लैंड्रे के गले से नहीं उतर रही थी। घर जाते वक्त वो खामोश रहा। यार रूपा, रीता इतनी जल्दी किसी और के चक्कर में कैसे पड़ गई? उसने ऐसे पूछा जैसे रूपा के पास कोई जादुई जवाब हो। शायद जब तुम खुद उससे मिलोगे तभी सच पता चलेगा, रूपा ने धीमे से कहा। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। अर्जुन और अनीका की शादी का दिन। अर्जुन ओबराय ने आज सही मायनों में महफिल लूट ली थी। बंदा किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसने एक कड़क ब्रांडेड डिजाइनर सूट पहना था जिसके साथ बैंगनी रंग की नेक टाई ऐसी जच रही थी कि देखने वाले की नजर न हटे। कलाई पर सोने की घड़ी अपनी रईसी की गवाही दे रही थी और पैरों में वो चमचमाते डिजाइनर जूते थे जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी आम आदमी के बस की बात नहीं। लेकिन असली जलवा तो लब और कुसका था। दोनों छोटे नवाब बिल्कुल अपने डैड की कार्बन कॉपी लग रहे थे। तीनों बाप बेटों की तिकड़ी ऐसी लग रही थी जैसे किसी मैगजीन के कवर पेज से निकलकर सीधे यहाँ पहुंच गए हों। बस फर्क इतना था कि अर्जुन उन दोनों से थोड़ा बड़ा और ज्यादा मैच्योर दिख रहा था। अर्जुन रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहा था। उसका वो तरासा हुआ चेहरा, गुलाबी होंठ और मस्कुलर पर्सनालिटी उसे किसी ग्रीक गॉड जैसा लुक दे रही थी। बाल ऐसे सलीके से सेट थे कि उनमें एक अलग ही चमक थी। आज ओबराय खानदान के तीनों वारिस सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। वहां श्री राघव ओबराय और श्रीमती करुणा ओबराय अपने बड़े बेटे की खुशियों में फूले नहीं समा रहे थे। चाचा प्रकाश ओबराय भी सपरिवार पहुंच चुके थे। जूलिया ओबराय अपनी नन्ही गुड़िया अमाया को गोद में लेकर वहां खड़ा था। ये सब अर्जुन के वो जिगरी लोग थे जो इस सादगी भरी पर क्लासी शादी के गवाह बनने आए थे। दूसरी तरफ अनिका शर्मा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और कसम से वहां मौजूद हर शख्स की धड़कन रुक गई। उसकी ब्रेडिंग ड्रेस किसी हसीन सपने जैसी थी। एकदम सफेद स्क्वायर नेक वाली ड्रेस जिसके सामने की तरफ कीमती पत्थरों और असली हीरो की जड़ाई की गई थी। अनिका के डायमंड सेट की चमक से पूरा कमरा जगमगा उठा था। कलाई पर उसने वैसी फेमिनिन घड़ी पहनी थी जैसी अर्जुन की थी। भले ही ढोल नगाड़े नहीं बज रहे थे पर अनीका की खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। ऊंची स्टेपी सैंडल और बालों का वो जूड़ा जिनमें से कुछ लटें शरारत करती हुई चेहरे पर गिर रही थी उसे किसी परी जैसा लुक दे रही थी। हल्का वाटर प्रूफ मेकअप और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए अनीका किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रूपा आज ब्राइड्समेड के रोल में पूरी जान फूंक रही थी। वो अनिका की लंबी ड्रेस का पिछला हिस्सा संभालने में जुटी थी। रूपा खुद भी क्रीम कलर की मरमेड ड्रेस में कयामत ढा रही थी। तभी डॉक्टर लैंड्रे कमरे में दाखिल हुआ और बोला, अब जल्दी चलो, दूल्हा वहां बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा है। लैंड्रे आज अपनी जुड़वा बहन के लिए जितना खुश था उतना शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रहा होगा। वो खुद भी डिजाइनर सूट में बड़ा हैंडसम लग रहा था। उसने अनिका का हाथ थामकर बड़े भावुक स्वर में कहा, अनिका, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई जुड़वा भाई बहन भी है। पर ऊपर वाले की मेहरबानी देखो, हम मिल गए। काश आज हमारे माँ बाप ये मंजर देखने के लिए जिंदा होते। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं खुद अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक छोड़कर आऊंगा। मुझे गर्व है कि यह हक मुझे मिला है। अनिका का गला भर आया। उसने लैंड्रे को कसकर गले लगा लिया। लैंडे ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, अरे पगली, आज के दिन रोना मना है। और अनीका खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में बार बार अपनी घड़ी पर नजर गड़ाए हुए था। मीटिंग में सिर्फ 20 मिनट बचे थे और उसे लग रहा था कि उसकी दुल्हन कुछ ज्यादा ही लेट हो रही है। उसने जूलिया से कहा,
कि लैंडे को फोन खड़काए, पर लैंडे ने फोन नहीं उठाया। अर्जुन की बेताबी बढ़ती जा रही थी। ठीक 5 मिनट पहले एक शानदार काली हॉर्स गाड़ी वहां रुकी और अनिका किसी अप्सरा की तरह बाहर निकली। सबकी गर्दनें एक साथ उसकी तरफ मुड़ गईं। लैंडे ने अनिका का हाथ अपनी बाजू में फंसाया और दोनों मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे। अर्जुन ने आगे बढ़कर लैंडे के हाथ से अनिका का हाथ थाम लिया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, जानलेवा लग रही हो। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों पति पत्नी के तौर पर कानूनी मुहर लगाकर बाहर निकले। चेहरों पर वो सुकून था जो बरसों की जद्दोजहद के बाद मिलता है। जूलिया और रूपा गवाह बने थे। उनकी उंगलियों में जो अंगूठियां चमक रही थीं, वो दुनिया की सबसे नायाब चीजों में से एक थी। कर्णा ओबराय ने अनीका को गले लगा लिया। वो अब आधिकारिक तौर पर ओबराय खानदान की बड़ी बहू बन चुकी थी। चाची लता की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। फोटोग्राफर्स ने उनकी कुछ शानदार फैमिली फोटो खींची और फिर काफिला पैराडाइज होटल की तरफ निकल गया, जहां एक छोटा सा रिसेप्शन डिनर रखा गया था। होटल पहुंचकर अनीका ने अपना भारी जोड़ा बदला और बैगनी रंग का बॉल गाउन पहन लिया। जब वो अर्जुन के साथ बाहर आई तो उसका ग्लैमर देख लोग दांतों तले उंगली दबा बैठे। बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बेहद खुश थे। डिनर के बाद जब विदाई का वक्त आया तो अनीका ने जिद की कि वो पहले अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, पर लैंडन ने उसे बड़े प्यार से समझाया। अनीका, देख मेरी बात सुन, आंटी से मिल ले, पर मम्मी पापा के पास हम कल सुबह चलेंगे। आज की इस खुशियों वाली रात को कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं है। अनीका मान गई और लूलू आंटी को देखने अस्पताल पहुंची। वो वार्ड में गई और आंटी का हाथ थामकर भावुक होकर बोली, हेलो आंटी, देखो मैं आ गई। अर्जुन और मैं अब एक हो चुके हैं। आप यहाँ होती तो बात ही कुछ और होती। आंटी, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ और मुझे यकीन है कि इस बार पक्का लड़की ही होगी। आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि उसे अपनी गोद में ले सको। तभी एक चमत्कार हुआ। आंटी की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। लैंड्रे की आंखें फटी की फटी रह गईं। अनीका, देख आंटी तेरी बात सुन रही है, वो बहुत जल्द वापस आएंगी। अनीका की खुशी दोगुनी हो गई। तभी अर्जुन ने पीछे से आकर अनीका का कंधा पकड़ा और कहा, अनीका अब हमें चलना चाहिए, मुझे तुम्हें किसी खास मेहमान से मिलवाना है। अनीका शर्मा ने अपना कोमल हाथ अर्जुन के मजबूत हाथों में दे दिया और अर्जुन उसे बेड साइड कुर्सी से सहारा देकर खड़ा किया। जैसे भी अस्पताल की लॉबी से बाहर निकले, अर्जुन ने डॉक्टर लैंड्री और रूपा को भी आंखों ही आंखों में साथ चलने का इशारा कर दिया। वे अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर अस्पताल से निकले। जैसे ही अर्जुन और अनीका कार के पिछले हिस्से में बैठे और दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन का सबर जवाब दे गया। सुबह से दुनिया भर की रस्मों और लोगों की भीड़ के बीच उसे अपनी दुल्हनिया के साथ एक पल भी सुकून का नहीं मिला था। उसने बिना वक्त गवाए अनीका को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। शुक्र मनाओ कि अर्जुन ने ड्राइवर और पीछे की सीट के बीच का पर्दा पहले ही गिरा दिया था, वरना बेचारा ड्राइवर स्टीयरिंग संभालता या रियर मिरर में चल रही इस लाइव फिल्म को देखता। अनीका को अंदाजा हो गया था कि आज की रात सिर्फ रस्मों वाली नहीं, बल्कि बहुत ही हॉट होने वाली है। वह और अर्जुन आज रात एक दूसरे के प्यार में डूबने वाले थे। जैसे ही कार एक खास मोड़ पर घूमी, अर्जुन ने अनीका को थोड़ा ढीला छोड़ा और खिड़की के बाहर किसी शिकारी की तरह देखने लगा। गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के सुनसान अहाते में जाकर रुकी। अर्जुन नीचे उतरा और हाथ बढ़ाकर अपनी बेगम को भी बाहर निकाला। अर्जुन, हम इस डरावने खंडर में क्या कर रहे हैं? अनीका ने हैरानी से पूछा। तब तक लैंड्री और रूपा भी अपनी कार से उतर चुके थे। दोनों शेरों अर्जुन और लैंड्री ने अपने कोट उतार दिए थे और सिर्फ बेस कोट में एकदम एक्शन मोड में दिख रहे थे। बस मेरे साथ अंदर आओ, अर्जुन ने कहा और सबको पीछे आने का इशारा किया। वे एक बहुत बड़े हॉल में दाखिल हुए और बॉडीगार्ड्स ने खटाखट लाइटें जला दी। वहां बीचों बीच दो कुर्सियों पर दो औरतें पीठ से पीठ सटाकर लोहे की जंजीरों और रस्सियों से जकड़ी हुई थी। उनके मुंह पर मोटा टेप लगा था। अनीका उन्हें देखकर सन्न रह गई। अर्जुन ने उन्हें अगवा कर लिया था। वे औरतें कोई और नहीं, साक्षात श्रीमती मोहिनी और उसकी लाडली रिया शर्मा थी। रिया ने जैसे ही अनीका को देखा, वो कुर्सी पर ही छटपटाने लगी। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। वो कुछ चीखना चाहती थी, पर टेप ने उसकी आवाज़ दबा रखी थी। इसे हमारी तरफ घुमाओ, अर्जुन ने दहाड़ते हुए हुक्म दिया और मोहिनी का चेहरा उसकी तरफ कर दिया गया। अनीका को सही सलामत और दुल्हन के लिबास में अपने सामने खड़ा देखकर मोहिनी के पैरों तले की जमीन सरक गई। वो थर थर कांपने लगी।
उसे लगा था कि अनिका तो खाई में गिरकर मर चुकी है, फिर ये कौन खड़ी है। मोहिनी को सुबह उसके अपने ही घर में किसी ने पीछे से वार करके बेहोश किया था, और जब होश आया तो वो यहाँ पर इस हाल में थी। मोहिनी को लगा था कि शायद विवान सिंघानिया ने उसे सबक सिखाने के लिए गेम खेला है, पर यहाँ तो पूरी फिल्म ही बदल चुकी थी। जब उसने अनीका को उस कीमती बैगनी गाउन और गले में करोड़ों के हार में देखा, तो उसे समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। ये औरत ओबराय ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ फेरे ले चुकी है। अनीका मुस्कुराई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसकी खातिर ये सब करेगा। वो मोहिनी के एकदम करीब गई और अपनी रिंग वाली उंगली हवा में लहराई। उसने जानबूझकर अपनी वो अनमोल हीरे की अंगूठी मोहिनी की आंखों के सामने चमकाई, उसे चूमा और फिर एक ऐसी सातिर मुस्कान दी जिसे देखकर मोहिनी की रूह कांप गई। सौतेली माँ और प्यारी बहन, तुम्हें यहाँ दोबारा देखकर कलेजे को ठंडक मिली। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुनाओ, क्या हाल चाल है? यहाँ का हॉस्पिटलिटी कैसी लग रही है? अनीका ने पूछा। उस मुस्कान के पीछे इंतकाम की वो आग थी जो सालों से उसकी माँ यशोदा के कत्ल और उसकी अपनी बर्बादी का बदला मांग रही थी। ज्यादा बातें मत करो बहना, ये नागिन तुम्हें तो जानती है पर मुझे नहीं। मुझे लगता है अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देना पड़ेगा। लैंडन ने आगे बढ़कर अनीका को साइड किया और मोहिनी की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। मोहिनी ने उस नौजवान को देखा जिसने अभी अभी अनीका को बहन कहा था। मोहिनी को पसीना आने लगा। उसे लगा कि जो राज उसने सालों पहले कब्र में दफन किया था, आज वो कब्र चीर कर बाहर आ गया है। इस लड़के की शक्ल तो हूबहू स्वर्गीय मानिक शर्मा से मिल रही थी। ओहो अनीता, तू आज ये देखने के लिए जिंदा क्यों नहीं है? उसने मन ही मन सोचा। रिया का हाल तो और भी बुरा था। उसकी माँ ने उसे कहा था कि अनीका मर चुकी है, और वो बेचारी पूरी रात अनीका के लिए आंसू बहाती रही थी। पर अब उसके सामने कोई भूत नहीं, बल्कि असली अनीका खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन जैसा बड़ा आदमी इस तलाकशुदा औरत का पल्लू क्यों थामे खड़ा है। अनीका ने सिर हिलाया। हाँ भाई, बताओ इन्हें अपना सच। अनीका जाकर अर्जुन से सटकर खड़ी हो गई और उसके सीने का सहारा ले लिया। यह नजारा मोहिनी के लिए किसी तेजाब से कम नहीं था। मैं लैंडे हूँ, अनीका का जुड़वा भाई। वही छोटा बच्चा जिसे तुमने पैदा होते ही उसकी माँ की गोद से छीन लिया था। लैंडे की आवाज हाल में गूंजी। तुमने डॉक्टरों को रिश्वत देकर मुझे मरा हुआ घोषित करवाया, मुझे मेरी माँ से अलग किया, और जब उन्हें सच पता चला तो तुमने उनका कत्ल कर दिया। मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि तुमसे पूछूं, क्यों मारा मेरी माँ को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? मोहिनी की बोलती बंद हो गई। उसका वो काला चिट्टा जिसे उसने यशोदा की मौत के साथ जला दिया था, आज पूरी दुनिया के सामने था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज पता चला कि उसकी माँ एक साधारण औरत नहीं, बल्कि एक शैतान है जिसने एक माँ से उसका बच्चा छीना था। उसे अब समझ आया कि उसे शादी के 4 साल बाद भी बच्चा क्यों नहीं हुआ। शायद यह कर्मा था। तुमने सिर्फ इतना ही नहीं किया। अर्जुन ओबराय की भारी और खौफनाक ने सन्नाटा चीर दिया। तुमने अनीका को रास्ते से हटाने के लिए उसी अलग सी को सुपारी दी जिसने उसकी माँ को कुचला था। यशोदा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने अपनी जलन की खातिर 3 जानें ले ली और एक बेकसूर औरत को अस्पताल पहुंचा दिया। मोहिनी, अब तेरे पापों का घड़ा फूट चुका है और उसकी माफी इस जन्म में तो नहीं मिलने वाली। श्रीमती मोहिनी की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने चलती ट्रेन के आगे धकेल दिया हो। अर्जुन ओबराय का सवाल सुनते ही उसके जिस्म में एक सिरन दौड़ गई और रेंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जिंदगी में इतने खौफनाक और घटिया पाप किए थे कि अब जब उसका काला चिट्टा बीच बाजार खुल चुका था, तो बचने की कोई पतली गली वाला रास्ता भी नहीं बचा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या हश्र होने वाला है। स्वर्गीय यशोदा के दोनों सिर अनीका और लैंड्रे उसके सामने यमराज बनकर खड़े थे। मोहिनी को एहसास हो गया था कि मानिक शर्मा की रूह आज उसे कच्चा चबा जाएगी। इनके मुंह से ये टेप हटाओ, अर्जुन ने बर्फीली और सख्त आवाज में हुक्म दिया। बॉडीगार्ड्स ने झटके से मुंह खोले तो मोहिनी और रिया को जैसे सांस लेने की मोहलत मिली। वहां 2 आलीशान कुर्सियां लगाई गईं। अर्जुन ने अपनी रानी अनीका को बड़े प्यार से बिठाया और रूपा को भी बैठने का इशारा किया। अर्जुन और लैंडे दोनों अपनी औरतों के पीछे किसी फौलादी दीवार की तरह तनकर खड़े हो गए और सामने बंदी माँ बेटी को ऐसे नफरत से घूरने लगे कि इनकी रूह कांप जाए। अब वापस मुद्दे पर आ। मुझे ये बता कि मेरे बाप को पाने की हवस के चक्कर में तूने मुझे मेरी माँ से अलग क्यों किया?
और आखिरकार उनका कत्ल क्यों किया। लैंड्री की आवाज़ हॉल में बिजली की तरह गूंजी। अपनी माँ को खोने का वो दर्द लैंड्री को आज भी अंदर से छलनी कर देता था। ये पहला मौका था जब वो उस नागिन के आमने सामने हिसाब मांग रहा था। यशोदा को मैंने नहीं मारा, वो सब तो अनीता का दिमाग था। पैसा भी उसी ने लुटाया था, मुझे तो बस भनक लगी थी। पर मैं बेचारी उस वक्त कुछ कर भी नहीं पाई। मोहिनी ने अपनी फितरत के मुताबिक सारी कालिक अपनी मरहुई पार्टनर के चेहरे पर पोत दी, ताकि खुद को दूध की धुली बता सके। तुझे पता था और तू तमाशा देखती रही। बल्कि तूने तो घी डालने का काम किया, ताकि मानिक शर्मा के रास्ते से यशोदा हट जाए और तू उस पर कब्जा कर सके। लैंडे दहाड़ा। तुझे क्या लगता है तेरे इन घटिया बहानों पर कोई यकीन करेगा? क्या अनिका ने कहा था कि अनिका के एक्स पति विवान के साथ मिलकर उसे ड्रग्स दे? तूने एक शरीफ लड़की की आबरू दांव पर लगा दी, ये भूल कर कि तेरी खुद की भी एक जवान बेटी है। कर्मा सुना है कभी? तूने अनीका को धक्के मारकर घर से निकाला और अपनी बेटी की शादी विवान से करा दी। फिर भी कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो एलेक्स को सुपारी दी, ताकि उसे भी उसकी माँ की तरह रास्ते से हटा सके। क्या इसका इल्जाम भी उस मरी हुई औरत पर डालेगी? तूने 2 पीढ़ियों की खुशियां उजाड़ दी है मोहिनी। तू जीने के लायक ही नहीं है। मैं खुद देखूंगा कि तुझे जहन्नुम की आग यहीं नसीब हो, और तेरी बेटी भी तेरे ही किए का फल चखेगी। रिया की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वो अपनी मौत का इंतजार करने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी माँ के हाथ इतने खून से सने हैं कि अब उनकी मौत ही उन बेगुनाहों की रूह को शांति देगी। तभी मोहिनी ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। ओबराय साहब, यह अनीका जिसे आप सिर पर बैठा रहे हैं, यह कोई सती सावित्री नहीं है। इसके दो दो नाजायज बच्चे हैं, और ये आज भी अपनी बहन के पति विवान के साथ रातें बिताती है। अपनी गंदी जबान को लगाम दे। रूपा उस पर चीख पड़ी। मरने वाली है और अभी भी जहर उगल रही है। चुप हो जाओ मम्मी, बस बहुत हुआ। अपनी ये बकवास बंद करो। क्या अभी भी आपका पेट नहीं भरा? रिया अपनी माँ पर पागलों की तरह चिल्लाई। पर अर्जुन ओबराय, वो तो ठार से हंस पड़ा। उसने सबके सामने झुककर अनीका के माथे को बड़े प्यार से चूमा। लैंडे तो मोहिनी को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी गर्दन मरोड़ देगा। अर्जुन बोला, सच कहूँ तो मोहिनी, मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तूने उस रात उसे ड्रग्स देकर उस कमरे में ना भेजा होता तो मैं अपनी जान अनीका से मिल ही नहीं पाता। तुझे ये जानकर सदमा लगेगा कि उस रात उन गुंडों से पहले मैं वहां पहुंच गया था, और अनीका की पवित्रता का हकदार मैं बना था। जिन 2 बच्चों को तू नाजायज कह रही है, वो मेरे सगे खून है, मेरे बेटे हैं। और रही बात विवान की, तो वो 2 कौड़ी का आदमी मेरी पत्नी के पैरों की धूल भी नहीं है। असल में तो तेरी बेटी ही इतनी गिरी हुई थी, उसने अपने जीजा के लिए चादर बिछा दी थी। ये सुनते ही रिया के कानों में जैसे बम फूटा हो। उन्होंने अनीका को मिट्टी में मिलाना चाहा था, पर अनजाने में उसे दुनिया के सबसे रईस आदमी की गोद में बिठा दिया और ओबराय खानदान की बड़ी बहू बना दिया। मोहिनी का मुंह ऐसे उतर गया जैसे उसे कोढ़ हो गया हो। वो बुरी तरह और सरियाब बेइज्जत होकर हार चुकी थी। इन्हें गोली मत मारो। अर्जुन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। इन्हें ऐसी सजा दो कि ये हर पल मौत की भीख मांगे, पर मौत ना आए। उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया। मोहिनी अब गिड़गिड़ाने लगी, अनीका के पैर पकड़ने की मिन्नतें करने लगी, पर अर्जुन ने मुड़कर भी नहीं देखा और अनीका का हाथ थामकर बाहर निकल गया। गाड़ियों के पास पहुंचकर अर्जुन ने लैंड्रे से कहा, अब हम चलते हैं लैंड्रे, मुझे अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना है। बिल्कुल भाई, आज तुम्हारी सुहागरात है, जाओ और पूरी रात अपनी बेगम पर प्यार लुटाओ। लैंडे ने चुटकी ली और रूपा के लिए दरवाजा खोला। अनीका शर्माते हुए अर्जुन की कार में जा बैठी। अगली सुबह पूरे इंटरनेट और न्यूज चैनलों पर अर्जुन और अनीका की शादी की तस्वीरें आग की तरह फैल गईं। रीता ने भी अपने फ़ोन पर वो खुशहाल तस्वीरें देखी और उसका बांध टूट गया। वो सोचने लगी कि काश जूलिया के साथ उसका रिश्ता भी ऐसा ही होता। रीता ने अब डेविड से नाता तोड़ लिया था। उसकी माँ मोनिका ने बहुत डांटा, पर जब रीता ने कह दिया कि वो आज भी जूलिया की दीवानी है, तो मोनिका भी ठंडी पड़ गई। मोनिका को पछतावा हुआ कि उन्होंने जूलिया जैसे हीरे को क्यों ठुकराया। रीता ने आखिरकार जूलिया को अनब्लॉक कर दिया, पर जूलिया का कोई मैसेज नहीं आया। क्या जूलिया को अब भी लगता है कि रीता किसी और की बाहों में है? विवान सिंघानिया ने जब इंटरनेट पर अनीका शर्मा और अर्जुन ओबराय की शादी की तस्वीरें देखी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को वो मामूली समझ रहा था, वो साक्षात अर्जुन ओबराय निकला। क्या यही वो शख्स था जिसके बारे में अनीका कहती थी कि वो उसके बच्चों का बाप है?
जब विवान की नज़र उन दोनों लड़कों लब और कुश पर पड़ी तो उसकी बोलती बंद हो गई। उन बच्चों का चेहरा, उनकी नाक नक्श और उनका एटीट्यूड चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे थे कि वे ओबराय खानदान के असली वारिस हैं। विवान ने झटके से अपना सिर झटका। अब उसे समझ आया कि उस दिन कोर्ट के बाहर अनीका ने उसके साथ दोबारा घर बसाने का ऑफर क्यों ठुकरा दिया था। भाई, वो प्रेसिडेंट ओबराय के साथ थी। शुक्र है कि उस दिन विवान ने कोई फालतू पंगा नहीं लिया, वरना अर्जुन ओबराय उसे दिल्ली की सड़कों पर मिट्टी में मिला देता। उधर जूलिया ओबराय की बातें करें तो वो अब रीता को लगभग भुला चुका था, और उसे पता था कि वो ताउम्र इस तरह सिंगल रहकर नहीं काट सकता। उसे अपनी जिंदगी में एक ऐसी हमसफर की तलाश थी जो उसे रूह से प्यार करे। जहाँ तक रीता का सवाल था, जूलिया ने उसे अपने दिल से आज़ाद कर दिया था। वो अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था और मनी मन रीता की सलामती की दुआ मांगता था। जूलिया ने प्यार का असली मतलब सीख लिया था, सामने वाले को आज़ाद छोड़ देना। उसने खुद से वादा किया कि अगर कभी किस्मत रीता को वापस उसकी दहलीज पर लाई तो वो उसे गले लगाएगा, बशर्ते तब तक उसका दिल किसी और के नाम ना हो चुका हो। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और वो नैना वापस आने के जुगाड़ में थी, पर जूलिया का मन भर चुका था। उसे अब सिर्फ रीता जैसी सादगी चाहिए थी। फिलहाल उसकी दुनिया उसकी गोद ली हुई बेटी अमाया के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। 3 महीने बाद जूलिया ने अपनी नन्ही परी अमाया से वादा किया था कि आज वो उसे इस शहर की सैर करवाएगा। जूलिया उसे पूरी दिल्ली घुमाकर आखिर में एक बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। इधर इत्तेफाक देखिए, अल्फ्रेड का जन्मदिन था और रीता ने पूरे परिवार को पार्टी देने का वादा किया था। वे सब मजे से डिनर एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी जूलिया वहां पहुंचा। उसने अमाया को अपने कंधे पर बिठा रखा था और वो छोटी बच्ची खिलखिलाकर पूरे रेस्टोरेंट का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही जूलिया अंदर आया, रीता के हाथ वहीं रुक गए। उसने हवा में कुछ महसूस किया। क्या हुआ रीता, सब ठीक तो है? अल्फ्रेड ने पूछा। मुझे जूलिया के परफ्यूम की महक आ रही है। वो यहीं कहीं आसपास है, रीता ने बेचैनी से कहा। उसकी नजरें पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी और आखिरकार एक कोने वाली टेबल पर जूलिया दिख गया। जूलिया मुस्कुराकर वेटर को ऑर्डर दे रहा था। श्रीमती मोनिका और अल्फ्रेड ने भी देखा कि जूलिया एक छोटी बच्ची के साथ कितनी शांति से बैठा है। वो अमाया से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। रीता का दिल बैठने लगा। उसने जूलिया को एक परफेक्ट डैड के रूप में देखा जो अपनी बच्ची पर लाड लुटा रहा था। रीता की आंखों में आंसू छलक आए। उसने चुपके से अपने गालों पर गिरे आंसू पोंछे। अल्फ्रेड की गर्लफ्रेंड जेन तुरंत मामला ताड़ गई। उसे समझ आ गया कि वो आदमी रीता के दिल का हाल बेहाल कर रहा है। देख रीता, मुझे तेरी हिस्ट्री नहीं पता, पर यह साफ है कि तू आज भी उस आदमी की दीवानी है। अपना ईगो साइड में रख और अपने प्यार को हजम मत कर। जा और उसे बता दे कि तू आज भी उसे मिस करती है। जैन ने रीता का हौसला बढ़ाया। रीता ने नम आंखों से सिर हिलाया। वो जूलिया को एकटक देख रही थी। वेटर खाना ले आया और जूलिया ने बड़े प्यार से पहले अमाया को खिलाना शुरू किया। जैसे उसने खुद पहला निवाला उठाया, उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने तिरछी नजर से देखा और उसकी आंखें सीधे रीता से जा टकराईं। जूलिया की धड़कन एक पल को रुकी, पर अगले पल उसने ऐसी बेरुखी दिखाई जैसे सामने कोई अजनबी बैठा हो। उसने सोचा कि अब रीता अपने परिवार के साथ है और वो अपनी बेटी के साथ। बात खत्म। वो मूव ऑन कर चुका था। डिनर खत्म होते ही जूलिया ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। उसने बिल चुकाया और अमाया का हाथ थामकर बाहर की तरफ चल दिया। जा रीता, देर मत कर। जैन ने फिर उकसाया और रीता लगभग भागती हुई बाहर निकली। जूलिया अपनी कार का दरवाजा खोलने ही वाला था। हेलो जूलिया, रीता ने आवाज दी। जूलिया मुड़ा और उसे एक सरसरी नजर से देखा। कैसी हो रीता? उसने ठंडे लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ। काफी टाइम हो गया, मुझे लगा शायद तुम दिल्ली छोड़कर चले गए हो। रीता ने पुराने हक से बात शुरू की। गया था, पर सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। जूलिया का जवाब एकदम रूखा था। रीता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये बच्ची, ये कौन है? जूलिया ने अमाया की तरफ देखा और गर्व से बोला, ये मेरी बेटी है। रीता ने मुस्कुराते हुए अमाया से बात की। हाय सुंदर परी, क्या नाम है तुम्हारा? अमाया ने भी प्यार से जवाब दिया। मुझे रीता आंटी कहना। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रीता ने अमाया का दिल जीतने की कोशिश की। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे रोज कॉल करोगी। तुम्हारे पापा के पास मेरा नंबर है, रीता ने कहा। तभी जूलिया ने तंज कसा। जब तेरा बॉयफ्रेंड फ्री हो तब इसे कॉल करने के लिए बोलना।
रीता ने तुरंत सफाई दी। वो मुझे कभी भी कॉल कर सकती है जूलिया। पर जूलिया ने बात काट दी। तो फिर समझ ले, ये कभी कॉल नहीं करेगी। उसने कार का दरवाजा बंद किया और गुड नाइट कहकर निकल गया। कार के काले शीशे के पीछे से जूलिया उसे जी भरकर देख रहा था। वो आज भी उसे उतनी ही पसंद थी जितनी पहले। रीता को जूलिया से बात करके बहुत हल्का लगा। उसे लगा कि अब माया के बहाने वो दोबारा जूलिया की जिंदगी में घुस पाएगी। इधर जूलिया भी अंदर से बहुत खुश था। पर घर पहुंचते ही उसे अपनी तनाई ने घेर लिया। अर्जुन अपनी बीवी बच्चों में बिजी है। ऊपर से अनीका प्रेग्नेंट है, तो अर्जुन उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। लैंडे की भी शादी हो चुकी है। जूलिया ही अपने यारों के ग्रुप में इकलौता छड़ा बचा था। जो आज़ादी उसे पहले पसंद थी, अब वही उसे काटने को दौड़ रही थी। अब वो भी एक सुकून भरा घर बसाना चाहता था। लुलू आंटी की हालत अब पहले से काफी पटरी पर आ गई थी। बस एक ही पंगा था कि वह अभी भी बिना बैसाखियों के एक कदम भी नहीं चल पाती थी। अनिका शर्मा को अपने सामने देखकर उनकी तो जैसे ही ईद हो गई। उस एक्सीडेंट के बाद से वह ज्यादातर घर की चार दीवारी में ही रहती थी और एक डॉक्टर रोजाना उनके घर आकर चेकअप कर जाता था। वैसे मानना पड़ेगा कि उनकी हिम्मत रिकवरी एकदम रॉकेट की रफ्तार से हो रही थी। जब डॉक्टर लैंड्रे की शादी हुई, तब तक आंटी को होश तो आ गया था, पर वह बिस्तर से उठकर नाचने गाने की हालत में नहीं थी। उन्होंने लैंड्रे को भर भर कर आशीर्वाद दिया और भावुक होकर कहा था कि काश वो अपनी आंखों से ये मंजर देख पाती। पर लैंड्रे ने उन्हें बड़े प्यार से तसल्ली दी थी। लैंड्रे बहुत खुश था और घोड़ी चढ़ने से पहले उसने आंटी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला था। लैंड्रे की शादी भाई साहब एकदम किंग साइज हुई थी। इतनी चकाचौंध और ग्लैमरस की अर्जुन और अनिका की सादगी वाली शादी भी उसके आगे फीकी लगने लगी। शादी के बाद नया जोड़ा शहर से बाहर हनीमून की मौज काट कर आया और लौटते वक्त लैंड्रे के पुराने माँ बाप से भी मिल आया। उन्हें वापस आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अनिका उनसे मिलने पहुंच गई। इत्तेफाक से जब अनिका वहां आई तो लैंड्रे घर पर नहीं था। अनिका का स्वागत रूपा और लुलू आंटी ने बड़े जोर शोर से किया। तीनों औरतें एक साथ बैठी थीं, तो फिर गप्पों का ऐसा दौर चला कि पूछो मत। अनिका का बेबी बम्प अब साफ दिखने लगा था। वो पहले से थोड़ी गोल मटोल और चेहरे पर एक अलग ही नूर लेकर आई थी। लुलू आंटी ने हंसते हुए कहा कि वो अनिका के नन्हे मुन्ने को खिलाने के लिए मरी जा रही है। आखिर वो ग्रैंड आंटी जो बनने वाली थी। साथ ही उन्होंने रूपा को कोनी मारते हुए मजाक किया कि वो अब रूपा की तरफ से भी जल्दी ही कोई गुड न्यूज़ सुनना चाहती हैं। रूपा यह सुनकर शर्माते हुए खिलखिलाकर हंसी और बोली, उम्मीद तो मुझे भी यही है आंटी, बस दुआ करो। अनिका ने पूछा कि क्या आंटी ने बैसाखियाँ छोड़ने की ट्राई मारी। आंटी ने मना कर दिया, अभी नहीं बेटा। डॉक्टर ने सख्त वार्निंग दी है कि जब तक वो हरी झंडी ना दिखाएं, तब तक बैसाखियों का साथ नहीं छोड़ना है। अनिका ने भी यही कहा कि आंटी बस जल्दी से फिट होकर दौड़ना शुरू कर दें। तभी लैंड्रे वहां पहुंचा। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका पूरा दम निचोड़ लिया हो, एकदम थका हारा और बिखरा हुआ। आते ही वो आंटी की बगल में सोफे पर ऐसे गिरा जैसे कोई भारी बोझ गिरा हो। वो इतना परेशान था कि अपनी बीवी रूपा को किस करना भी दिमाग से निकल गया। लुलू आंटी ने उसे गौर से देखा और समझ गई कि दाल में कुछ काला है। लैने बेटा क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है? आंटी ने फिकर से पूछा। लैने ने आंखें मूंद ली और एक लंबी आह भरी। आज मेरा एक पेशेंट हाथ से निकल गया आंटी, मूड एकदम खराब है, लैंड्रे ने भारी मन से कहा। लैंड्रे अपने काम का पक्का खिलाड़ी था और पेशेंट की मौत उसे अंदर तक हिला देती थी। आंटी ने उसे दूसरी बार इतना टूटते देखा था। पहली बार तब जब वो नया नया डॉक्टर बना था और पूरी रात खुद को कोसता रहा था। और अब वो एक मंजा हुआ सर्जन था। फिर भी हार उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंटी ने हौसला दिया, बेटा डॉक्टर तो भगवान नहीं होता, वो तो बस कोशिश करता है। लैंड्रे बोला, चांस 50-50 थे आंटी। मैंने ओटी में अपनी पूरी जान झोंक दी थी, पर उसने साथ छोड़ दिया। आंटी ने उसे समझाते हुए कहा कि वो शहर का सबसे बेस्ट सर्जन है और उसका ये जज्बा ही उसे बड़ा बनाता है। आंटी की बातों ने मरहम का काम किया और लैंड्रे मुस्कुरा उठा। उसने आंटी को प्यार किया और फिर रूपा और अनिका की ओर मुड़ा। कैसी हो लेडीज? उसने अपनी चिर परिचित स्टाइल में पूछा, पर निगाहें रूपा पर ही टिकी थी। अनिका ने टांग खींची। लगता है तुम्हें सिर्फ रूपा ही दिख रही है, हम तो यहाँ फर्नीचर हैं। कोई नहीं, अर्जुन आ ही रहा होगा मुझे लेने। सब जोर जोर से हंस पड़े। लुलू आंटी ने फिर वही राग छेड़ा, उन्हें लैंड्रे का बच्चा चाहिए। लैंड्रे हंसते हुए बोला,
लगता है मैं अभी कम मेहनत कर रहा हूँ। अब से ओवर टाइम करूँगा। इधर ओबराय विला में अमाया ने जूलिया से रीता का नंबर मांगा। जूलिया ने नंबर तो दे दिया, पर कड़क हिदायत दी कि दिन में बस एक बार कॉल करेगी, और वो भी सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन से। अमाया मान गई, और अगले ही दिन उसने रीता को फ़ोन खड़का दिया। रीता तो जैसे फ़ोन पर ही बैठी थी। अमाया की आवाज़ सुनते ही उसकी तो लॉटरी लग गई। उसे लगा कि जूलिया के करीब जाने का ये सबसे सॉलिड रास्ता है। अब तो घर वाले भी राजी थे। भाई अल्फ्रेड ने भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। आखिर उसे भी अब प्यार की कीमत समझ आ गई थी। देखते ही देखते वक्त बीत गया, और रीता अमाया की गहरी छनने लगी। घंटों वीडियो कॉल चलते, और दोनों सहेलियों की तरह हंसती मजाक करती। एक दिन जूलिया जब ऑफिस से लौटा, तो अमाया ने एक ऐसा सवाल दाग दिया कि जूलिया के होश उड़ गए। पापा, आपने रीता आंटी को मेरी मम्मी क्यों नहीं बनाया? लव और कुश के पास तो पूरी फैमिली है, पर मेरे पास मम्मी नहीं है। रीता आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं। जूलिया सन्न रह गया। उसे लगा कि कहीं रीता ने तो यह सब पट्टी नहीं पढ़ाई। पर फिर उसने सोचा कि नहीं, रीता ऐसी नीच हरकत नहीं करेगी। उसने अमाया को टालने के लिए झूठ बोल दिया। अमाया वो किसी और को पसंद करती है, मुझे नहीं। और उसे खुश करने के लिए कहा कि वो जल्दी उसके लिए एक नई मम्मी लाएगा। दरअसल जूलिया की मुलाकात हाल ही में एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसमें उसे रीता की परछाई दिखती थी। वो अभी बस दोस्त थे, पर जूलिया उसे डेट पर ले जाने का मन बना रहा था। अमाया ये सुनकर उदास हो गई। उसे कोई नई मम्मी नहीं चाहिए थी। उसे तो बस अपनी रीता आंटी चाहिए थी। जूलिया उसे कैसे समझाता कि वो और रीता पहले इसी घर में पति पत्नी बनकर रहते थे। उसने बस वादा किया कि जो भी आएगा वो उसे रीता जितना ही प्यार करेगा। जूलिया ओबराय जब ऑफिस से थका हारा लौटा, तो उसे पता चला कि नन्ही अमाया आज रात लब और कुश के पास पैजामा पार्टी करने गई है। उसने बस एक ठंडा ठीक है कहा, और अपने कमरे में चला गया। काफी रात हो चुकी थी, तो उसने झटपट शावर लिया और अपना नाइट रोब पहनकर नीचे किचन की तरफ निकल गया। उसे लगा एक गिलास दूध पीकर चैन की नींद सो जाएगा। किचन स्टूल पर टिककर दूध का आनंद लेते हुए वो अपनी पिछले कुछ महीनों की लाइफ का हिसाब करने लगा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यह वही पुराना अय्याश जूलिया है, जो बिना किसी औरत के चक्कर में पड़े अपनी रातें गुजार रहा था। भाई, एक वक्त ऐसा था जब जूलिया ओबराय के लिए 7 दिन बिना किसी नई हसीनों के काटना मुश्किल था। और अब महीनों गुजर गए, और उसकी लाइफ में मठ जैसी शांति थी। पूरा शहर उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से सुनाता था। पर अब जूलिया खुद में आए सुधार से खुश था। उसे लगा कि उस दर्दनाक हादसे में अपनी अजन्मी बच्ची को खोने के बाद अगर उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है, तो वो है उसकी आदतों का सुधर जाना। उसने मन ही मन पक्का कर लिया कि कल वो अपनी नई दोस्त मिया को लंच पर ले जाएगा, और लाइफ की एक नई पारी शुरू करेगा। वो रीता के इंतजार में किसी देवदास की तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसे लगा था कि रीता अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मिया हर मामले में रीता की फोटोकॉपी लगती थी। वही कदकाठी और वैसी ही धाकड़ पर्सनालिटी। जूलिया ने दूध का एक घूंट भरा और सोचा कि चलो, अब डरावने सपने भी थोड़े कम हो गए हैं। अभी उसने दूसरा गिलास भरा ही था कि अचानक घर की घंटी बजी। टिंग टोंग। जूलिया ठिठक गया। इतनी रात को कौन सा आफत का परकाला आ गया? उसके सारे दोस्त यार तो इस वक्त अपनी बीवियों के पल्लू से बंधे सो रहे होंगे। पर जब घंटी दोबारा बजी, तो जूलिया को उठना पड़ा। उसे पता था कि ओबराय विला की सिक्योरिटी ने अगर किसी को गेट के अंदर घुसने दिया है, तो बंदा कोई खास ही होगा। जूलिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके हाथ से दूध का गिलास छूटते छूटते बचा। सामने रीता खड़ी थी। एक सादा सा गाउन, कंधे पर बिखरे खुले बाल। वो सादगी में भी कहर ढा रही थी। जूलिया उसे बस फटी आंखों से देखता रह गया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखोगे, या अंदर भी बुलाओगे? रीता ने पूछा। जूलिया सन्न था। उसे रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि रीता कभी खुद उसके दरवाजे पर आएगी। बिल्कुल अंदर आओ, जूलिया ने रास्ता दिया। रीता ने अंदर कदम रखा, और उस जाने पहचाने लिविंग रूम को ऐसे निहारा जैसे बरसों बाद अपने घर लौटी हो। उसे याद आया कि कैसे वो यहाँ बड़ी मालकिन की तरह राज करती थी। बस ये जूलिया ही था जिसने हमेशा उसका दिल दुखाया। सिक्योरिटी वालों ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उनकी नज़रों में वो आज भी वही सम्मान रखती थी। जूलिया ने दरवाजा बंद किया, पर उसका दिमाग अब भी सुन्न था। अमाया घर पर नहीं है, उसने पीछे से कहा।
बिना रीता के जवाब का इंतजार किए वो वापस किचन की तरफ बढ़ा। रीता वहीं खड़ी उसे एकटक देख रही थी। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मैं उसे अभी बुलवा सकता हूँ, जूलिया ने दूध का घूंट भरते हुए दोबारा कहा। रीता उसके करीब आई और झटके से उसके हाथ से गिलास छीन लिया। उसने एक ही सांस में सारा दूध गटक लिया और खाली गिलास सींग में पटक दिया। जूलिया अबाक रह गया। मैं अमाया के लिए नहीं आई जूलिया, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, रीता ने सीधा हमला बोला। मेरे लिए? क्या मतलब? क्या तुम फिर से मेरी टाइम पास औरत बनने आई हो? जूलिया ने अंदर से चाहा कि वो ये कहे कि वो हमेशा के लिए आई है। मैं तुम्हारे पास रहने आई हूँ जूलिया। रीता उसकी तरफ बढ़ी और जूलिया घबराकर पीछे हटने लगा। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रुको। क्या ऊपर कमरे में कोई और इंतजार कर रहा है? रीता ने शक से ऊपर की तरफ देखा। जूलिया ने सिर हिलाया। नहीं रीता, ऊपर कोई नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने आसपास इसलिए नहीं चाहता क्योंकि तुम अब किसी और की गर्लफ्रेंड हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जूलिया। वो डेविड सिर्फ एक दोस्त था और उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। जूलिया, तुम हमेशा से मेरे क्रश रहे हो और रहोगे। रीता ने सारा सच उगल दिया। जूलिया को यकीन नहीं हुआ। सारी रीता, पर मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं होता। भरोसा करना है तो कर, वरना मत कर। पर यही सच है। उस दिन मैंने तुझे इसलिए नहीं पकड़ा था कि वो डेविस तुझे मारे। मैं तो तुझे बचाना चाहती थी कि पुलिस केस ना हो जाए, पर तूने मुझे गलत समझ लिया। मैंने हमेशा तुझसे प्यार किया है जूलिया। हाँ, मैंने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला था, पर क्या उसे एक गलती की तू मुझे उम्र कैद की सजा देगा? रीता की आवाज लड़खड़ाने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुझे नहीं भूल पा रही जूलिया, मुझे बस तेरा प्यार चाहिए। मुझे दोबारा खुश कर दे। इस बार जूलिया खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और रीता को अपनी फौलादी बाहों में ऐसे भींच लिया जैसे कोई अनमोल चीज खोने से बच गई हो। रीता ने अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छिपा लिया। मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ रीता। उस हादसे के बाद मुझे समझ आया कि तू मेरे लिए क्या है। मैं माफी मांगना चाहता था, पर तेरे भाई और माँ ने मुझे तेरे साय से भी दूर रखा। जब मैं तेरे ऑफिस आया तो तुझे उस लड़के के साथ देखकर मेरा खून खौल गया। तूने खुद कहा था कि तू आगे बढ़ चुकी है। जूलिया ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मैंने झूठ बोला था जूलिया, मुझे लगा कि मुझसे प्यार नहीं करता और मैं दोबारा अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहती थी। रीता ने सिसकते हुए कबूल किया। अब जूलिया के पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को पूरी दुनिया उसकी बाहों में थी। रीता, सच कहूँ तो मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ जितना मैंने आज तक किसी से नहीं किया। जूलिया ओबराय ने अपनी मखमली आवाज में फुसफुसाते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। यह सिर्फ एक साधारण किस नहीं था भाई, यह दो बिछड़े हुए मुसाफिरों का अपनी मंजिल पर दोबारा मिलन था। जूलिया की बेताबी ऐसी थी जैसे कोई सदियों से प्यासा हो। उसने बड़े हक से रीता को खींचकर सोफे पर बैठाया और रीता भी उसकी जांघों पर किसी रानी की तरह बैठ गई। दोनों के बीच की बिजली ऐसी थी कि कोई भी शौक खा जाए। चलो जूलिया, अब और इंतजार नहीं होता, ऊपर बेडरूम में चलते हैं। जूलिया ने अपनी सांसें बेकाबू होते देख सुझाव दिया और रीता का हाथ थामकर उसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। हकीकत तो यह है कि वे बेडरूम के दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इनका होश उन दोनों में से किसी को नहीं था। उनके बीच की वो केमिस्ट्री उन्हें एक दूसरे की बाहों में खींच रही थी। रीता के लिए पल किसी तपस्या के फल जैसा था। जब वो पिछली बार प्रेग्नेंट हुई थी और उसने जूलिया को बताया था, तब से जूलिया ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। लगभग 1 साल का वो सूखा और तना वक्त आज खत्म हो रहा था। जूलिया, जो पहले शहर की हर हंसी लड़की के साथ चक्कर चलाता था, आज पूरी तरह अपनी रीता के रंग में रंगा हुआ था। रीता जूलिया की धड़कनों की तेज रफ्तार महसूस कर पा रही थी। उसने जूलिया की रेशमी नाइट रोब की बेल्ट एक झटके में खींच दी और अब वो आजाद था। मैं चाहती हूँ कि आज तो मुझ पर अपना सारा प्यार लुटा दो जूलिया, बहुत तड़पाया है तुमने, उसने मदहोश होकर कहा। फिक्र मत कर जान, आज पूरी रात सिर्फ तेरी है, जूलिया ने जवाब दिया। जैसे भी जिस्म और रूह से एक हुए, रीता के होठों से एक सुकून भरी आह निकल गई। आखिरकार वो फिर से अपने जूलिया की हो चुकी थी। प्यार के उन खूबसूरत लम्हों के बीच रीता को एहसास हुआ कि ये सब उस नन्ही परी अमाया की वजह से मुमकिन हुआ है। उस छोटी सी जान ने ही रीता को फोन कर बताया था कि उसके पापा जूलिया को गलत फहमी है कि रीता किसी और को चाहती है। अमाया ने ही रीता से मिन्नतें की थी कि वो उसके पापा को अपनी मम्मी बनने के लिए मना ले। यहाँ तक कि उस रात अमाया खुद लवर को उसके पास सोने चली गई थी ताकि इन दोनों लवर्स को अकेले में बात करने का पूरा चांस मिले।
रीता मनी मन मुस्कुराई। यह वाकई एक परफेक्ट और जानदार प्लानिंग थी। दूसरी तरफ विवान सिंघानिया के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा था। अस्पताल के सफेद कमरों के बीच डॉक्टर ने उससे कड़वा सवाल पूछा कि क्या श्रीमती मोहिनी और रिया शर्मा को डेथ इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला दिया जाए। एलेक्स सी के उस खूनी हमले के बाद से वे दोनों जिंदा तो थी, पर उनकी हालत वेजिटेबल जैसी हो चुकी थी। वे महीनों से अस्पताल के बिस्तर पर बेजान लकड़ी की तरह पड़ी थी। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें कोई ऐसा जहरीला केमिकल दिया गया था जिसने उनके शरीर का हर सिस्टम फेल कर दिया था। उनकी आंखें चौबीसों घंटे खुली रहती थी। न वे सो सकती थी, न पलकें झपका सकती थी। ये मौत से भी बदतर सजा थी। विवान कभी उस घर का दामाद था, इसलिए फैसला उसके पाले में डाल दिया गया था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर अनीका को फोन किया, पर अनीका ने साफ कह दिया, विवान मेरे लिए वो लोग बरसों पहले मर चुके हैं। अब उनका जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार महीनों तक अपना पैसा और खून जलाने के बाद विवान ने ठंडी आह भरकर कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। एक खौफनाक अंत के साथ मोनी और रिया की तड़पती हुई सांसों का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। कर्मा ने अपना हिसाब पूरा कर लिया था। कुछ हंसी महीने बाद ओबराय बिला के लॉन में फूलों की खुशबू महक रही थी। अब मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। अब आप दुल्हन को चूम सकते हैं। पादरी की आवाज गूंजी। जूलिया ने मुस्कुराते हुए रीता के चेहरे से झीना सा घूंघट उठाया और उसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। रीता की आंखों में जीत की चमक थी। श्रीमती मोनिका और श्रीमती कर्णा ओबराय ने रोते हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया। उनके बच्चे आखिरकार एक हो गए थे। अर्जुन ओबराय सूट बूट में अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे फक्र था कि उसका छोटा भाई अब सुधर चुका है। अनीका वहां नहीं आ सकी क्योंकि ठीक 1 हफ्ते पहले ही उसने एक बेहद प्यारी और मासूम सी बेटी को जन्म दिया था। रीता ने खुद उसे कॉल करके घर पर आराम करने की कसम दी थी। अनीका की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उसने देखा कि उसकी नन्ही बेटी बिल्कुल अपने पापा अर्जुन जैसी दिखती है। वही तेज नक्श, बस आंखें अपनी मम्मी पर गई थी। अर्जुन ने अपना वादा निभाया था। उसने अपना एक फीमेल वर्जन दुनिया को दे दिया था। रूपा अपने हल्के से उभरे हुए बेबी पंप को सहलाते हुए लैंड्री के कंधे से सटकर खड़ी थी। पूरा ओबराय बिला तालियों की गूंज से भर गया। लब और कुछ छोटे जेंटलमैन बनकर घूम रहे थे और अमाया तो खुद किसी छोटी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। अल्फ्रेड भी अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ जूलिया और रीता के लिए जोर जोर से सीटियां बजा रहा था। दिल्ली की सुबह ने सारे पुराने जख्मों पर मरहम लगा दी थी। दी एंड।